शाह हाउस में सुबह कहकहों की आवाजों से शुरू हुई। हूर और आमिर शाह की खिलखिलाहटें लॉन में गूंज रही थीं और शाह हाउस की बुलंद दीवारों से टकराकर हर जानिब फैल रही थीं। आंगन में परिंदों की चहचहाहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। घर की फिजा में आम दिनों जैसी ही रौनक थी, मगर हूर और आमिर के दादा दाराब शाह अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। उनके साथ चाय का कप रखती अमिश बेगम ने धीरे से कहा, क्या ख्याल है दाजी? हूर का आखिरी साल है यूनिवर्सिटी का, इसके बाद तारीख रख लें। दाराब शाह ने बगैर नजरें उठाए जवाब दिया, आमिर को फैक्ट्रियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो एक दफ़ा इसकी नौकरी लग जाए तो बात पक्की कर दूंगा। वो दोनों यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार थे। अब लॉन में बैठे हूर आमिर की प्रेजेंटेशन बना रही थी। तुम्हें पता है, आज मेरी लास्ट प्रेजेंटेशन है, कल से फ्री। हूर मुस्कुराई, तो कल से मुझे वक्त मिलेगा या अब भी बहाना बनाएंगे? अब बहाना नहीं, सीधा निकाह मैडम, अब आपसे दूर नहीं रहा जाता। उनके दरमियान बेतकल्लुफी बहुत पुरानी थी। दाजी ने अपनी ऐनक के ऊपर से देखा, वो मुस्कुरा दिए। दोनों बच्चे घर के थे, उन्हें और क्या चाहिए था? वो जानते थे कि दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और उनके दरमियान ये खुलकर बात करना मामूल की बात है। इसी दौरान सीढ़ियों से आहिस्ता आहिस्ता उतरता सप्तैन शाह ऊंचा लंबा कद, गंदमी रंगत और ज़हीन आंखों पर नज़र का फ्रेमलेस चश्मा लगाए। दाजी ने सर उठाकर देखा, किधर जा रहे हो शाह? मैं बस फैक्ट्री जा रहा हूँ दाजी, इंस्पेक्शन की रिपोर्ट चेक करनी है और ज़रूरी मीटिंग भी है। सप्तैन ने बस एक नज़र हूर पर डाली। इससे पहले आंखें कोई और जसारत करती उसने नज़रें फेर लीं। वो दोबारा सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हूर ने नज़रें उसकी पुश्त पर जमाई, फिर नज़रें फेर लीं। उसे हमेशा सप्तैन की मौजूदगी में ऐसा महसूस होता था जैसे वो उसे देख रहा हो। चलें? आमिर ने घड़ी पर नज़र डालकर हूर से कहा, जी चलें। हूर अपना बैग कंधे पर सही करती उसके साथ चल पड़ी। हूर और आमिर दाराब शाह के बेटे अहमर और उमर के बच्चे थे, और सप्तैन शाह दाराब शाह की इकलौती बेटी कुलसूम शाह का बेटा था। कुलसूम शाह के आखिरी अय्याम थे जब वो और उनके शौहर शाह हाउस आ रहे थे, तभी रस्ते में उनका रोड एक्सीडेंट हो गया। सप्तैन के वालिद तो मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि कुलसूम शाह सप्तैन को जन्म देकर दुनिया से रुखसत हो गई। सप्तैन शाह के ताया ताई ने उसे मनहूस करार देकर रखने से मना कर दिया। तब से दाराब शाह ही सप्तैन की परवरिश कर रहे हैं। सप्तैन बचपन से ही अलग थलग रहने वाला बच्चा था, ज़हीन मगर खामोश तबीयत का। उसके लिए दाजी की बात हरफ़े आखिर होती थी। ये हूर और आमिर में कुछ ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ी नहीं है? मिसेज़ उमर आमिर की वालिदा ने शौहर से कहा, तो क्या हो गया? बच्चे शुरू से ही एक साथ पले बढ़े हैं, अब तो इनकी शादी भी होने वाली है। उमर साहब ने अखबार से नज़र हटाकर सिर्फ एक जुमला कहा। हूर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में बैठी नोट्स बना रही थी। उसके साथ उसकी पुरानी इकलौती दोस्त अनम बैठी हुई थी। यार हूर, आमिर कितना लकी है, उसे तुम जैसी लड़की मिलने वाली है। तुम्हें उसकी कितनी फिक्र होती है, तुम्हें उसकी हर पसंद नापसंद के बारे में इल्म है। अनम ने रश्क से कहा, नहीं अनम, मैं ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे आमिर मिलने वाले हैं। आमिर मेरी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं, हर चीज़ मुझसे पूछ कर करते हैं। यार तुम दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। कब हो रही है तुम दोनों की शादी फिर? मुझे इतनी एक्साइटमेंट है तुम लोगों की शादी की, मैं बता नहीं सकती। तुम दोनों की जोड़ी कसम से कमाल है। अनम की तारीफ पर हूर के गाल सुर्ख हो गए। वो शर्मा गई। ओहो, बन्नो रानी शर्मा गई हैं। बस जैसे ही आमिर को जॉब मिलेगी तो हमारी शादी की डेट रख दी जाएगी। जॉब की क्या ज़रूरत है, इतनी फैक्ट्रियां हैं तुम लोगों की यार। दरअसल आमिर की ख्वाहिश है मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना, और वैसे भी उसे फैक्ट्रियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फैक्ट्रियां सप्तैन देखते हैं। अच्छा, चलो अल्लाह तुम दोनों के लिए बेहतर करे। आमीन, हूर ने मुस्कुराकर कहा। शाम में सब घर आए। आमिर के हाथ में मिठाई का डिब्बा था। खुशखबरी है, नौकरी लग गई। पूरे शाह हाउस में खुशी की लहर दौड़ गई। आमिर की मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब लग गई थी। हूर तो हद से ज़्यादा खुश थी। अमिश बेगम तो बेटी के गले लग गई, खुश रहो मेरा बच्चा। आमिर की नौकरी शुरू हो गई थी। वहीं दूसरी जानिब घर में उन दोनों की शादी की डेट भी फिक्स कर दी गई थी। 2 महीने के बाद की डेट रखी गई थी उन दोनों की शादी की। हर कोई खुश था, सिवाय एक कमरे में अपनी रॉकिंग चेयर पर झूलते हुए वजूद के। सप्तैन शाह अपनी मोहब्बत को किसी और के नाम होता देख रहा था, दुखते दिल के साथ, मगर वो बहला रहा था खुद को। हूर तो कभी उसकी थी ही नहीं। उसके जहन में कुछ अरसे पहले हूर और उसकी दोस्त की गुफ्तगू चलने लगी। जब कुछ अरसे पहले हूर बीमार हुई थी और अनम उसकी तबीयत का पता करने उसके घर आई थी, सप्तैन को जब खबर हुई हूर बीमार है तो वो उसके लिए उसके पसंदीदा गुलाब का बुके लेकर आया।
अनम खामोशी से सप्तैन को देख रही थी। सप्तैन बुके हूर के पास रखकर बाहर जाने लगा। जब दोनों की गुफ्तगू सुनकर वो थम गया। यार सप्तैन भाई, कितने हसीन है हूर। अगर तुम्हारी मंगनी आमिर की बजाय सप्तैन से हुई होती। अल्लाह ना करे। तुमने रंग देखा है उनका? और वैसे भी बिल्कुल रोबोट की तरह हैं। हर वक्त काम काम, जरा जो मुस्कुराकर देख लें किसी को। हूर ने मुंह बनाकर कहा। सप्तैन लब भींच गया। वो जानता था हूर कभी उसकी हो ही नहीं सकती, मगर ये नहीं जानता था कि हूर के ख्यालात उसके बारे में ऐसे हैं। वो दुखी दिल के साथ वहां से चला गया। शाह हाउस की फिजा मजीद खुशगवार हो गई थी। अमिश बेगम ने हूर के जहेज की फहरिस्त बनाना भी शुरू कर दी थी। जबकि हूर यूनिवर्सिटी में मसरूफ तो कभी आमिर के साथ आने वाली जिंदगी के ख्वाब देखती। हम हनीमून में लंदन जाएंगे। आमिर ने हूर के कान में सरगोशी की। पहले शादी तो हो लेने दे। हूर ने छेंप कर कहा। यार तुम तो हर बात में फलसफा डाल देती हो। वो दोनों हंसते रहे और आसपास बैठे लोग भी मुतवज्जे हुए बिना ना रह सके। उसी दिन शाम जब वो वापस घर आए तो मरकजी दरवाजे के करीब से गुजरते हुए सिप्तैन शाह लाउन की कुर्सी पर बैठा था। वो बज़ाहिर मोबाइल पर कुछ कर रहा था, मगर इसकी नज़रें एक लम्हे को हूर और आमिर पर ठहर गईं। हूर की नज़रें अचानक उस पर पड़ीं, मगर सिप्तैन ने नज़रें नहीं हटाईं। हूर भी ट्रांस की कैफियत में उसे देखती रही। जाने इन आंखों में क्या था। वो अंदर तक चुप सी हो गई। वक्त आहिस्ता आहिस्ता अपनी मदार पर चलता चला गया। यूनिवर्सिटी के कोर्स वर्क का आखिरी मरहला शुरू होने वाला था। आमिर अपने ऑफिस में बहुत मसरूफ़ हो गया। हूर उसे जब भी बात करने की कोशिश करती, आमिर उसे एक ही बात करता। मैं अब मसरूफ़ हो गया हूँ, मेरे पास वक्त नहीं होता। मैं हमारा ही बेहतर मुस्तकबिल के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तुम्हें समझने की कोशिश करनी होगी। ऐसा नहीं था कि हूर समझ नहीं रही थी। हूर समझती थी, मगर इस दिल का क्या करती जो हमक हमक कर आमिर से बात करने की ख्वाहिश करता था। हूर ने काफ़ी हद तक खुद पे बंद भी बांध लिया था। बचपन से पुरानी आदत थी हर चीज़ आमिर के साथ शेयर करने की। अगली सुबह भी यूं ही हुई। हूर नाश्ते की टेबल तक आई तो आमिर जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहा था। हूर उसके पास बैठी, मगर वो मोबाइल पर मसरूफ़ था। आमिर, मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दोगे? हूर ने कहा। सॉरी यार, ज़रूरी मीटिंग है, आमिर कहकर जल्दी से निकल गया। पीछे हूर बैठी रह गई। अब क्या ज़रूरत है यूनिवर्सिटी जाने की? तुम्हारी यूनिवर्सिटी अभी तक ख़त्म नहीं हुई, शादी की डेट नज़दीक है, मिसेज़ उमर ने कहा। नहीं ताई जी, बस आखिरी पेपर्स रह गए हैं। अच्छा, अगर जाना ज़रूरी है तो तुम्हें सिप्तैन छोड़ देगा, दाजी ने वहां आते सिप्तैन को देखकर कहा। सिप्तैन ने नज़र उठाकर हूर को देखा, जिसकी सुर्ख सफ़ीद रंगत में उदासी सी घुली हुई थी। हूर ने चोर नज़र सिप्तैन पर डाली। उसके साथ यूनिवर्सिटी जाना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसके पेपर थे। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। सिप्तैन ने एक नज़र हूर पर डाली। गाड़ी यूनिवर्सिटी के बाहर तक गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस और पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। सिप्तैन की आवाज़ पर हूर ने बेयकीनी से उसे देखा। ये कोई इस महीने में पहली बार उसने सिप्तैन की आवाज़ सुनी थी। हूर उसका खूबरू चेहरा ही देख रही थी, मगर तब तक सिप्तैन गाड़ी भगा ले गया। हूर पूरा दिन आमिर के मैसेज और कॉल का इंतज़ार करती रही, मगर कोई कॉल ना आई। हूर को आमिर की लाताल्लुक़ी खलने लगी थी। उसने आमिर से इजहार भी किया। अच्छा न यार, मैं मसरूफ़ था, आमिर ने हूर को रुहासा होता देखकर कहा। अच्छा, आज हम लंच पर चलेंगे, आमिर ने कहा तो हूर का चेहरा खिल उठा। उसे खाने से ज़्यादा आमिर के साथ वक्त गुजारने में दिलचस्पी थी। वो 5 बजे तक आमिर का इंतज़ार करती रही, मगर वो नहीं आया। बिलाखिर तंग आकर हूर वापस कमरे में जाने लगी जब आमिर ऑफिस से आया। सॉरी सॉरी, मीटिंग थी, आ जाओ चलें। वो हूर का हाथ थामकर उसे ले गया। दरवाजे पर खड़ा सिप्तैन दोनों को देखता रहा। आमिर हूर को खाने की बजाय एक शॉपिंग मॉल के फूड कोर्ट में ले गया, जहां भी वो बार बार फ़ोन चेक करता रहा। हूर ने कहा, काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, क्या इतने मसरूफ़ हो गए हैं? सच्ची यार हूर, काम बहुत सारा है, अब सब कुछ वैसा नहीं रह सकता, समझने की कोशिश करो। हूर खामोश हो गई। समझ तो रही थी, बस कबूल करना ज़रा मुश्किल था। उन्होंने मिलकर लंच किया। आमिर ज्वेलरी शॉप में गया। हूर समझी आमिर उसके लिए कोई तोहफा ले रहा है, मगर जब वापसी पर आमिर ने उसे कुछ नहीं दिया तो वो खामोश हो गई। वापसी पर रास्ते में दोनों ने बमुश्किल बात की। गाड़ी में वही फासला था जो लफ्ज़ों में अब आ चुका था। वो पेपर्स में बिजी थी। सिप्तैन उसके पेपर्स में बिल्कुल कमरे की हो जाने वाली आदत से वाकिफ था, इसलिए रात को खाने की टेबल पर वो मौजूद नहीं थी। आधी रात को सिप्तैन किचन में अपने लिए चाय बना रहा था जब हूर खाना लेने किचन में आई, मगर सिप्तैन को देखकर झिझक गई। पेपर कैसे जा रहे हैं? सिप्तैन के सवाल पर माइक्रो में खाना गर्म करती हूर चौंकी। अच्छे जा रहे हैं,
हूर ने उसे कप में चाय डालते देखकर केतली को देखा कि शायद उसमें थोड़ी सी चाय हो। उसे वैसे भी चाय की तलब हो रही थी। सिप्तैन उसका अंदाज देखकर समझ गया, तभी चाय का कप उसके आगे कर दिया। चाय पियोगी? मैं एक कप पी चुका हूँ, ज़ाया न हो जाए इसलिए दूसरा ज़बरदस्ती पीने लगा था। सिप्तैन की बात पर हूर ने चमकती आंखों से चाय के कप को देखा और सर हिलाती चाय अपने कमरे में ले गई। पीछे सिप्तैन की तो जैसे तलब ही पूरी हो गई थी। आज आखिरी एग्जाम था यार, मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है, हूर ने कहा। अनम ने हैरत से कहा, पहली बार तुम्हें ऐसे देख रही हूँ, हमेशा तो सबसे पहले तैयार होती थी। हूर खामोश रही जब उसे आमिर का मैसेज आया, आज वापसी पर तुम्हें मैं पिक करूंगा, साथ वक्त भी गुजार लेंगे और तुम्हारे पेपर खत्म होने की खुशी भी सेलिब्रेट कर लेंगे। और आमिर के इतने से मैसेज को पढ़कर ही खिल उठी थी। उसने अमिश बेगम को मैसेज किया कि वो आज देर से घर आएगी क्योंकि वो और आमिर खाने के लिए जा रहे हैं। अमिश बेगम भी बेटी का मैसेज पढ़कर मुतमईन हो गईं। यूनिवर्सिटी की राहदारी में आखिरी पेपर का शोर था। स्टूडेंट्स एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, कुछ सेल्फियां ले रहे थे, कुछ अगले सेमेस्टर्स या करियर प्लानिंग की बात कर रहे थे। हूर ने मुस्कुराकर नज़र यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग पर डाली और बाहर वेटिंग साइट पर आकर आमिर का इंतजार करने लगी। लेकिन वहां खड़े खड़े आधा घंटा गुजर चुका था। हूर की नज़र आती जाती गाड़ी पर जा रही थी। आमिर को कॉल की मगर फ़ोन बंद। किसी मीटिंग में होगा, हूर ने खुद को समझाया और वहीं पास वाले बेंच पर बैठ गई। 5:30 बजने को थे। आसमान पर काले बादलों का झुमकटा हो रहा था। एक दो बूंदें भी पड़ चुकी थीं। हूर ने दोबारा फ़ोन किया। फ़ोन अब भी बंद था। हूर ने घबराकर अनम को कॉल मिलाई। यार मैं तो अपने घर चली गई, तुम अभी तक गई नहीं? नहीं, आते ही होंगे लेने, हूर ने हल्की सी परेशानी छुपाते हुए जवाब दिया। बारिश तेज हो गई थी। स्टूडेंट्स सब तकरीबन जा चुके थे। गेट के पास सिर्फ चंद सिक्योरिटी गार्ड और एक आध रिक्शा ही खड़ा था। हूर ने एक टैक्सी की तलाश में बाहर कदम रखा। सड़क पर पानी बहने लगा था। गाड़ियों के शीशे बारिश से धुंधला गए थे। उसने 2-3 टैक्सियों को हाथ दिया मगर सब आगे निकल गईं। मोबाइल की बैटरी भी कम हो रही थी। अब रिक्शा ही देख लेती हूँ, वो बड़बड़ाई। इसी इसना में एक गाड़ी करीब आकर रुकी। खिड़की नीचे हुई मगर अंदर से कोई चेहरा नजर नहीं आया। हूर पीछे हटी, दरवाज़ा खुला, 2 नकाबपोश मर्द निकले और एक लम्हे में उसे बाजू से पकड़कर गाड़ी में धकेल दिया। छोड़ो, क्या कर रहे हो? हूर ने चीखते हुए मुज़ाहिमत की, लेकिन अंदर बैठा तीसरा शख्स फौरन से उसके मुंह पर रुमाल रख चुका था। कुछ ही लम्हों में हूर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी। बारिश और तेज हो चुकी थी। रास्ता सुनसान होता जा रहा था। रात 9 बजे शाह हाउस में अमिश बेगम बार बार फ़ोन मिलाती जा रही थीं। अब तक नहीं आए। आमिर के साथ गई थी। मोबाइल दोनों का ही बंद आ रहा था। दाजी भी परेशान हो गए थे। जवान बेटी घर से बाहर थी। सप्तैन 2 दिन के लिए दूसरे शहर गया था, तभी लाइल्म था। अमिश बेगम गम से निढाल थीं। अहमद साहब भी बेटे के लापता होने पर परेशान से थे। अब तो रात हो गई, न आमिर का कुछ पता न हूर का। उधर शहर से दूर सुनसान सड़क के आखिरी मोड़ पर एक वीरान और पुरानी कोठी में हूर आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। कमरे में हल्की सी जर्द मध्यम रोशनी फैली हुई थी, जैसे किसी खस्ताहाल बल्ब की थकन इस दीवारों पर उतर आई हो। दीवारें खाली, छत से झूलती मकड़ियों की जालियां और ज़मीन पर बिछा गर्द आलूद फर्श। कमरे में सिर्फ एक पुराना सा दरवाज़ा था, जिसके बाहर की दुनिया किसी ख्वाब जैसी लगती थी, या शायद एक भयानक हकीकत। हूर का जिस्म फर्श पर पड़ा था, साकित, बोझल और बेजान सा। बाजू अब आज़ाद थे, शायद किसी ने बांध कर छोड़ दिया था, या वही खुद उनकी बेहिसी की अलामत थे। आंखें पूरी तरह खुल नहीं रही थीं, मगर खौफ उनमें मुकम्मल तौर पर नजर आ रहा था। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, जैसे वक्त भी वहां रुक गया हो। उसने बमुश्किल खुद को संभाला। लड़खड़ाती आवाज़ में पुकारा, कौन हो तुम लोग? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मगर जवाब नादारद, जैसे दीवारें गूंगी हों और हवा बहली। कोने में रखा एक पुराना जग जिसमें आधा पानी था, और साथ एक धुंधले से थाल में रखे 2 खुश्क रस्क जैसे इंसान नहीं, किसी कैदी जानवर के लिए रखे गए हों। उसकी भूख और प्यास का ये आर्जी सा हल था, जो शायद जिंदा रखने के लिए था, जीने के लिए नहीं। वक्त का कोई अंदाज़ा न था, न दिन का पता न रात का। वो दरवाजे पर जाकर ज़ोर ज़ोर से पीटने लगी, मगर उसके हाथ की ज़रबें सिर्फ उसके दिल की धड़कन में गूंजती रहीं। बाहर से कोई आवाज़ न आई। थक हार कर वो वापस फर्श पर बैठ गई। अपनी टांगों को सीने से लगाकर गठड़ी बन गई, सर दीवार से टिकाया और बेहिसी में आंखें मूंद लीं। जिस्म तो थक चुका था, मगर दिमाग में सवालों का तूफान था। किसने किया? क्यों?
आखिर मैंने क्या कसूर किया? आंखों से आंसू निकलने की हिम्मत भी अब खत्म हो चुकी थी। वो रोती भी तो किसके सामने, आवाज देती भी तो किसे? अचानक कदमों की मध्यम चाप सुनाई दी। कोई करीब आया था। दिल की धड़कन रुक सी गई, मगर दरवाज़ा खुला नहीं। बस कदमों की आवाज़ करीब आई, रुकी और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूर होती गई। शायद कोई देखने आया था कि वो जिंदा है या नहीं। वो एक बार फिर तन्हा रह गई, वक्त के इस बेरहम कमरे में, जहाँ न दिन था न रात, सिर्फ खौफ, खामोशी और एक अजनबी कैद जिसका कोई सिरा उसे दिखाई नहीं देता था। अगली सुबह शाह हाउस में एक हंगामा बरपा था। आमिर सुबह अकेला ही शाह हाउस आ गया था। हूर कहाँ है? अहमद साहब ने पूछा। मुझे क्या पता हूर कहाँ है? आमिर ने नासमझी से सबको देखा। वो तो कल दोस्तों के साथ निकल गया था, इसे याद भी नहीं रहा हूर का। क्या मतलब आमिर? हूर ने मुझे खुद मैसेज किया कि वो तुम्हारे साथ जा रही है। जी चाची, मैंने उसके साथ जाना था, मगर फिर मेरा दोस्तों के साथ प्लान बन गया, मैं उनके साथ चला गया। मुझे नहीं पता हूर कहाँ है। आमिर के कहने पर सबके कदमों तले जमीन निकल गई। हूर ने जैसे ही आंखें खोलीं, गर्दन में शदीद ऐंठन का एहसास हुआ। वो सीधी होने की कोशिश करने लगी तो जिस्म में दर्द की एक लहर दौड़ गई, जैसे किसी ने पुराना जख्म फिर से छेड़ दिया हो। कमरा वही था, अजनबी, सुनसान, बेजान दीवारें और वही एक दरवाज़ा जो हर सवाल पर खामोश रहता था। मध्यम रोशनी का वाहिद जरिया वो बल्ब था जो बार बार झपक रहा था, जैसे सांसें गिन रहा हो, कभी धुंधला, कभी रोशन और कभी मुकम्मल बुझ जाने के करीब। हूर के दिल की घबराहट में इजाफा उस वक्त हुआ जब उसने अंदाज़ा लगाया कि रात गुजर चुकी है, नहीं, शायद एक दिन से भी ज्यादा। वक्त की तरतीब इस कैद में कहीं खो चुकी थी। कभी कभार कोई आता, खामोशी से एक प्लेट और जग रखकर चला जाता, न नजरें मिलाता, न बात करता। हूर बार बार दरवाजे के करीब जाकर चीखती, क्या चाहते हो तुम लोग, क्यों कैद किया मुझे? मगर दरवाज़ा हर बार एक मुर्दा दीवार की तरह खामोश रहता था। कभी कभार कदमों की चाप सुनाई देती जैसे कोई करीब से गुजरा हो, मगर वही पुरानी खामोशी। फिर किसी पहर, न दिन का अंदाज़ा न रात का, अचानक दरवाज़ा खुला। 2 अफराद अंदर दाखिल हुए। एक ने सर झुकाया और सख्त लहजे में बोला, चलो। कहाँ? तुम कौन हो? हूर ने कपकपाती आवाज़ में पूछा, मगर जैसे उसकी आवाज़ सुनाई ही न दी हो। एक ने उसकी आंखों पर काली पट्टी बांधी, दूसरे ने बाजू थामा और वो दोनों उसे लेकर बाहर निकल गए। कदमों की लड़खड़ाहट, सर्द फर्श, फिर गाड़ी की आवाज़ और तेज रफ्तार सफ़र। हूर ने कान लगाकर रास्ता सुनने की कोशिश की। कभी दूर गाड़ियों का शोर, कभी मुकम्मल खामोशी, शायद हाईवे थी। फिर 1 घंटे बाद गाड़ी रुकी, दरवाज़ा खुला, किसी ने हाथ पकड़कर उसे नीचे उतारा और आंखों की पट्टी हटा दी। वो सड़क के किनारे खड़ी थी अकेली। गाड़ी लम्हों में गायब हो गई, जैसे कोई ख्वाब हो, भयानक ख्वाब। फिजा में हल्की रोशनी थी, शायद फजर से कुछ पहले का वक्त था। हूर कुछ लम्हे साकित खड़ी रही, फिर लरसते कदमों से चलने लगी। उसके बाल बिखरे, लिबास गर्द आलूद, दुपट्टा कहीं पीछे छूट चुका था। वो बार बार अपने आप को समेटने की कोशिश करती, मगर हवा की ठंड और अंदर की टूट फूट ने उसे बेबस कर दिया था। रास्ते में कभी कभार कोई गाड़ी गुजरती तो वो नजरें झुका लेती, न किसी को रोका, न कोई फरियाद की। वो बस चलती रही, हत्ता कि एक मरकजी सड़क पर पहुंची। वहां से एक रिक्शा लिया। ड्राइवर ने एक नज़र आईने से देखा, फिर खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। वो बस दिल में एक ही दुआ दोहरा रही थी, या अल्लाह, मैं महफूज हूँ, बस अब मुझे घर पहुंचा दे। रिक्शा जब घर के दरवाजे पर पहुंचा तो मुलाजिमा ने दरवाज़ा खोला तो जैसे ही हूर को देखा, उसके मुंह से एक चीख निकल गई। बीबी जी, आप कहाँ थीं? मुलाजिमा पीछे हटी तो अंदर से सब अफराद भागते हुए आए। अमिश बेगम 2 कदम आगे बढ़ीं, मगर हूर को गले लगाने के बजाय रुक गईं। उनकी नज़रें हूर के चेहरे, बालों और लिबास पर पड़ी और फिर वो 1 कदम पीछे हट गईं, जैसे कोई अजनबी उनके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ हो। कहाँ थी तू? दाजी की भारी आवाज़ गूंजी। हूर की ज़बान लड़खड़ा गई। उसके होंठ कपकपा रहे थे, मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। मुझे इग़वा कर लिया गया था दाजी, वो रोने लगी। इतने में उमर की बेगम तेज़ कदमों से आगे आईं और तंजिया कहकहा लगाकर बोलीं, वाह बई वाह, इग़वा, और वो भी ऐसे वापस आ गई जैसे सैरो सपाटे से लौटी हो। रात भर बाहर रहकर अब मासूम बनने की कोशिश कर रही हो। सब लोग जमा हो चुके थे, आवाज़ें बुलंद होने लगीं। हूर सर झुकाए खड़ी रही, कपड़े मैले, चेहरा जर्द, आंखें सूजी हुई। हमें रुस्वा करके आ गई है, अहमद साहब ने बेबसी से कहा। मैं झूठ नहीं बोल रही, हूर की आवाज़ कपकपा गई। मुझे किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, बस मुझे रखा, कैद रखा, फिर छोड़ दिया। मैं सच कह रही हूँ। बकवास कर रही हो, वो फरिश्ते थे जो उन्होंने तुम्हें छुआ नहीं, उमर बेगम ने तमस्खुराना अंदाज में कहा। आमिर, आप तो यकीन करें। हटो यहाँ से हूर,
पता नहीं किसके साथ थी तुमने मेरा भी एहसास नहीं किया। हूर रोई, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं था। अमिश, जो शुरू से रो रही थी, आगे बढ़ी। बस कर दो हूर, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हूर की बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। उसके हर लफ्ज़ को झूठ समझा जा रहा था। हर चेहरा उसे शक, हकारत और तज़हीक से घूर रहा था। तब अचानक किसी ने जोर से उसके मुंह पर तमाचा मारा। ये दाजी थे। हूर की आंखों से बेआवाज़ आंसू बह निकले। अब वो कुछ नहीं कह रही थी, सिर्फ एक नज़र सब पर डाली, एक एक चेहरे पर, और फिर अपने कमरे की तरफ चल दी, बगैर किसी गिले शिकायत या सफाई के। हूर आहिस्ता आहिस्ता आमिर के सामने आई। उसकी आंखों में वो अजियत थी जो एक मजलूम पर यकीन ना करने से जन्म लेती है। कपकपाते लबों और लरसते लहजे में वो बोली, आमिर, क्या तुम भी? तुम तो जानते हो मैं कैसी हूँ। बचपन से एक एक पल तुम्हारे साथ गुजारा। तुमने ही तो कहा था कि अगर दुनिया भी खिलाफ हो जाए तो मेरा यकीन नहीं तोड़ोगे। फिर आज क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं अनजान लोगों के हाथों अगवा हो गई? तुम जानते हो, मैंने इन दिनों में सिर्फ अल्लाह से दुआ की कि जिंदा वापस आ जाऊं, तुम्हें एक दफ़ा देख लूं, और जब लौटी तो यहाँ मेरे अपनों ने मेरा वजूद कबूल करने से इनकार कर दिया। तुम्हारी माँ ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, यकीन करना दूर की बात। मुझे अपने दुख से ज़्यादा ये तकलीफ़ है कि तुमने वही बात दोहरा दी जो बाकी सब कह रहे हैं। तुमने भी मान लिया कि मैं झूठी हूँ, गुनहगार हूँ। हूर की आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे, मगर उसकी आवाज़ में तलखी नहीं, सिर्फ दुख था। आमिर, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर तुम ही मेरा यकीन नहीं करोगे तो फिर किससे उम्मीद रखूं? उसके अल्फाज हवा में बिखर गए, मगर खामोशी में एक तड़प थी, एक वफादार दिल का टूटा था। ए लड़की, तुम क्या मेरे बेटे का दिमाग खराब कर रही हो? मैं तो कभी तुम्हें बहू ना बनाऊं जो एक नहीं कितनी रातें बाहर गुजार कर आई है। उमर बेगम ने गुस्से से कहा। आमिर ने हूर को देखकर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाली। माँ, आपको लगता है मैं एक ऐसी लड़की के साथ शादी करूंगा जिसके किरदार की गवाही उसकी अपनी माँ नहीं दे सकती? आमिर ने उसके दिल पर लफ्ज़ों से खंजर चलाया। वो खामोशी से वहां से भी चली गई। वो कमरे में आई और फर्श पर बैठती चली गई। सप्तैन वापस आ चुका था। घर में फैली खामोशी उसे अजीब तो लगी, मगर पहले उसकी कहाँ आदत थी पूछने की। सर झटका तो उसे तब लगा जब दाजी उसके पास हूर का रिश्ता लेकर आए। उन्होंने कहा, आमिर किसी और को पसंद करता है, हूर से वो निकाह करके खानदान की इज्जत बचा ले। दाजी ने सबको हुक्म दे दिया, कोई सप्तैन को इन 4 दिनों का नहीं बताएगा। अगर खानदान से बाहर बात गई तो बहुत बदनामी होगी। शाम को दाजी हूर के कमरे में पहुंचे। तुम्हारा निकाह सिप्तैन से हो रहा है, निकाह की तैयारी कर लो, इस जुमे निकाह है तुम्हारा। हूर सिसक उठी। सिप्तैन को सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। मैं ये निकाह नहीं कर सकती हूँ, प्लीज़ दाजी। ये इज्जत का मामला है। अगर खानदान से बाहर कोई और रिश्ता तलाश किया तो लोग यही कहेंगे कि जो लड़की रात बाहर रही अब उसे छुपाने के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है। बेहतरी इसी में है। जितनी तुम बेइज्जती करवा चुकी हो हमारी, इतना काफ़ी है। चुप करके रजामंदी दे दो। हूर इतने बड़े तंज के बाद चुप हो गई। कुछ बचा ही नहीं था कहने को। सिप्तैन दाजी के जाने के बाद कितने लम्हे सोचता रहा। हूर और वो सीधा हूर के कमरे की तरफ गया, दरवाजे को खटखटाया। हूर सिप्तैन को सामने देखकर हैरान हुई। तुम दाजी को इनकार क्यों नहीं कर रही? मगर हूर उसे देखकर आंखें मींच गईं। मैं मजबूर हूँ, कोई मेरी बात सुन नहीं रहा। सिप्तैन लब भींच गया, मतलब वो दिल से राजी नहीं है। अगर तुम मजबूर हो तो फिर मना कर दो, क्योंकि अगर हमारा निकाह हुआ तो मुझसे भलाई की उम्मीद मत रखना। सिप्तैन उसे कहकर वहां से चला गया। वो कमरे में आया तो एकदम सजदे में गिर गया। जिससे खामोश मोहब्बत की थी वो इसके नाम होने वाली थी, मगर एक बात जो उसे तकलीफ दे रही थी वो हूर का इनकार था। वो दिल से राजी नहीं थी। ये बात सिप्तैन शाह को मार रही थी। फैसला हो चुका था, अब निकाह सिर्फ एक ऐलान की देर पर था। शाह हाउस में गैर मामूली खामोशी थी। बाहर आंगन में मेहमानों की आमद जारी थी, मगर अंदर सब अफराद किसी अनजाने बोझ तले दबे हुए महसूस हो रहे थे। सिप्तैन सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने अपने कमरे में मौजूद था। दाजी के साथ होने वाली गुफ्तगू बार बार जहन में गूंज रही थी। याद रखो, तुम्हें हूर के माजी के बारे में कुछ नहीं पूछना। आमिर ने रिश्ता तोड़ा क्योंकि वो किसी और में दिलचस्पी रखता है। यही हिदायत सबको दी गई। न कोई सवाल करेगा, न कोई जिक्र करेगा। इस रात क्या हुआ था? सिप्तैन के दिल में हलचल थी, मगर चेहरे पर सख्त मांस चिपका हुआ था। इसी तरह हूर अरूसी जोड़े में तैयार बैठी थी। अमिश बेगम उसके साथ थीं, मगर उनके चेहरे पर माँ वाली मोहब्बत से ज़्यादा बेबसी और दबाव था।
हूर मुसलसल नज़रें झुकाए बैठी थी, जैसे उसे किसी और के फैसले की कीमत खुद अपने वजूद से चुकानी पड़ रही हो। अम्मी, क्या वो जानते हैं कि आमिर ने रिश्ता क्यों तोड़ा? हूर ने देर से सवाल किया। अमिश बेगम चौंक गईं। नहीं, वो बस इतना जानता है आमिर किसी और को पसंद करता है, इसलिए रिश्ता तोड़ा है। तुम भी कुछ नहीं बताना, दाजी ने सख्ती से मना किया है। हूर ने सर झुका दिया, जैसे उसने खुद को हालात के हवाले कर दिया। नीचे सब तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। मौलवी साहब आ चुके थे। सबकी नज़रें दुल्हा दुल्हन पर थीं। सिप्तैन और हूर ने निकाह कबूल किया और निकाह नामे पर दस्तखत हो गए। हूर वहीं बैठी रही, जबकि सिप्तैन को जाने अचानक क्या हुआ वो उठकर चला गया। सब ने उसकी गैर मौजूदगी नोट की, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। रात गहरी हो चुकी थी। शाह हाउस के बाकी कमरों की बत्तियां बुझ चुकी थीं। हूर को सिप्तैन के कमरे में बिठा दिया गया था। अरूसी जोड़े के बोझ से कांधे झुके हुए थे। नजरें दरवाजे पर चली गईं, जहां से अभी तक कोई नहीं आया था। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुला। सिप्तैन अंदर आया। वो शादी के शेरवानी उतारकर अब इनर के बटन खोलते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम हूर की तरफ बढ़ाने लगा। चेहरे पर संजीदगी थी। यही ख्वाब देखा था उसने कभी। जाओ। हूर ने चौंक कर चेहरा उठाया। मतलब? सिप्तैन आगे बढ़ा। कदमों की चाप के साथ साथ हूर की दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी। दिल खौफजदा सा था। उसे 2 दिन पहले वाली सिप्तैन की बात याद आई कि निकाह से इनकार कर दे, नहीं तो आगे वो खुद जिम्मेदार होगी। मगर जहां उसके साथ इतना कुछ हो गया, वहां ये भी सही। वो आंखें मूंद गई, यहां तक कि सिप्तैन उसके करीब तर आ गया। कपड़े बदल लो, थक गई होगी। सिप्तैन की भारी आवाज़ पर वो चौंक सी गई। उसने होंगक बनकर सिप्तैन को देखा। वो तो समझ रही थी वो आएगा और उसके मुंह पर थप्पड़ मार देगा, मगर सिप्तैन ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कपड़े तब्दील किए और खामोशी से जाकर बेड पर लेट गया। मैं जानती हूँ आमिर की नहीं रही तो इसलिए आप पर थोपी गई हूँ। बेड पर लेटे सिप्तैन का वजूद साकित हुआ। चेहरा सख्त और सांस बेकाबू हो चुकी थी। उसे कुछ देर पहले कुछ तस्वीरें मौसूल हुई थीं, जिन्हें देखने के बाद वो गंग हो गया था। उसे गुस्सा इस बात का नहीं था कि हूर के किरदार खराब होने के बाद उसे ऑप्शन समझा गया था। दुख इस बात का था कि उससे इतनी बड़ी बात छुपाई गई। वो तो हूर को हर हाल में कबूल कर सकता था, मगर ये ज्यादती थी। उसके साथ रात आंखों में कटी। जाने कौन से लम्हे थे, रात को थक कर हूर उसके पहलू में लेट गई थी। सिप्तैन ने चेहरा उसकी तरफ किया, अपना गंदुमी हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया, फिर रोक लिया। उसके सफ़ेद चेहरे पर अपना गंदुमी हाथ उसे अच्छा नहीं लगा था। अगली सुबह वैसे ही सोगवार थी। सिप्तैन दाजी से भी नाराज था। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई दाजी। सिप्तैन ने दुख से दाजी को कहा। बेटा, हम मजबूर थे। आप मजबूर नहीं, आप गुस्से में थे दाजी। बजाय आपने पता करवाने के कि हूर के साथ उस रोज़ क्या हुआ, आपने उसका निकाह मेरे साथ कर दिया। क्या पता करवाओ सिप्तैन, क्या पता करवाओ? वो जो कह रही है, तुम्हें लगता है वो सच हो सकता है? मुझे यकीन है वो सच कह रही है, और मैं पता करके रहूंगा। सिप्तैन गुस्से से कमरे से निकला। हूर उसे गुस्से में देखकर सहम गई। सिप्तैन लंबे लंबे ढाक भरता उसके पास आया। कहीं इन्हें पता तो नहीं लग गया? हूर ने खौफजदा होकर सोचा। कहाँ थी तुम 4 दिनों से हूर? और वही हुआ जो हूर ने सोचा था। भाग गई थी। मैं भाग गई थी किसी के साथ, मुंह काला। हूर? सिप्तैन की धाड़ पर वो सहम कर चुप हो गई। वो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में थी कि अब अपनी सफाई देने की बजाय सबकी सोचों पर मोहर लगा रही थी। तो क्या करूं? जितना मर्जी बोल लूं, सर रगड़ लूं, यकीन तो आप लोगों ने करना नहीं है। तो बेहतर नहीं है जो आप लोग सुनना चाहते हैं मैं वही बोल लूं? हूर ने चीख कर कहा। सिप्तैन के माथे पर पड़े बल कम हुए। उसे हूर से गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए थी। सिप्तैन ने उसे कांपता देखकर गले लगा लिया। हूर का वजूद साकित हो गया। अपने कमरे में खड़े आमिर ने इस मंजर को बड़ी नफरत से देखा। रिलैक्स हो जाओ हूर, मैं कुछ नहीं पूछ रहा। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। सिप्तैन उसे रिलैक्स कर रहा था। हूर को एहसास हुआ वो कैसे खड़ी है। वाह कज़न, तुम्हारी गैरत को सलाम। तभी वहां आमिर आ गया। सही तुम दाजी के एहसानों को उतार रहे हो। सही दिमाग इस्तेमाल किया है। आमिर ने हकारत से हूर को देखा। सिप्तैन बगैर आमिर की बात का जवाब दिए हूर को वहां से ले गया। हूर से घरवाले कम ही बात करते थे। सिप्तैन कोशिश करता वो नॉर्मल हो जाए, मगर हूर के लिए नॉर्मल होना जैसे नामुमकिन सा हो गया था। मुझे तुम पर यकीन है हूर, मैं तुम्हें बेगुनाह साबित करके रहूंगा। सिप्तैन ने हूर का हाथ थाम कर कहा। क्या फ़ायदा, घर वालों को तो यकीन नहीं है। हूर ने मायूस होकर कहा। जब जब वो आमिर को देखती या ताई को देखती उनके अल्फाज याद आते। इन दिनों आमिर की नई जिंदगी भी शाह हाउस के अफराद के लिए एक खुशकुन मौजू बनी हुई थी। आमिर की बीबी निमरा सारा दिन घर में चहकती फिरती।
हूर अक्सर पर्दे के पीछे ये सब देखती। दिल में सवाल आता कि क्या वाकई आमिर को कभी इस बात का अफसोस नहीं होगा कि उसने हूर को छोड़ दिया। वो सोचता नहीं होगा कि क्या हूर वाकई सच बोल रही थी। ये कैसी मोहब्बत थी जो यकीन ही न कर सकी। हूर बेड पर बैठी रह गई। सिप्तैन फैक्ट्री से आया तो हूर को आमिर की तस्वीर पकड़े बैठा देखकर वो गुस्सा हो गया। उस रोज पहली दफा सिप्तैन ने उसे डांट भी दिया। हूर सिप्तैन के गुस्से पर सहम सी गई थी। जहां वो पिछले 1 महीने से उसका इतना ध्यान रख रहा था, वहां ये डांट हूर को बदगुमान कर गई। वो आमिर की तस्वीर देखकर उसे याद नहीं कर रही थी, बल्कि अपने मोबाइल से उसकी यादें मिटा रही थी। सिप्तैन जानता था हूर उससे नाराज हो गई है, तभी वो जल्दी घर आ गया ताकि हूर को बाहर ले जा सके। शाम को जब सिप्तैन ऊपर की तरफ जा रहा था तो आमिर के कमरे के बाहर से गुजरते हुए उसे आवाज आई, तुम्हें डर नहीं लगता अगर हूर को पता चल गया तो? ये आवाज निम्रा की थी। आमिर ने जवाब दिया, वो सादा लड़की थी, उसे कुछ समझ नहीं आना था, और अगर पता चल भी जाए तो क्या कर लेगी वो? मुझे जान छुड़वानी थी उससे। क्या करता? तुम्हें देखते ही मैं तुम्हारा असीर हो गया था यार। आमिर ने निम्रा का हाथ पकड़ा। तुम्हें याद है, अगवा वाली रात मैंने खुद प्लान किया था। बस एक रात का चक्कर था। वो तो मेरे दोस्त की गैर मौजूदगी की वजह से उसे 2-3 दिन और कैद में रखना पड़ा। मगर खैर, अब सब कुछ सही हो गया और मेरी उससे जान छूट गई, और आज तुम मेरी बीवी बन गई। उसने निम्रा को बाजू से पकड़ के अपनी तरफ खींचा। वो उसके सीने से लग गई। बाहर खड़े सिप्तैन ने गुस्सा जब्त किया। मोबाइल पर दोनों की बातें रिकॉर्ड हो रही थीं। आज वो अपनी हूर को बेगुनाह साबित कर देगा। सिप्तैन कमरे में आया तो हूर उसे देखकर जाने लगी। मेरी बात सुनो हूर। सिप्तैन ने हूर को पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। तभी सिप्तैन ने रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। हूर के कदम वहीं रुक गए। दिल की धड़कन जैसे बंद हो गई। उसने खुद को दीवार के साथ लगाया और सांस रोककर सुनने लगी। निम्रा की हंसी पर तो जैसे उसके दिल में दर्द उठने लगा। आमिर की आवाज़ थी। बाकी वैसे ही हूर से बदगुमान हुए बैठे थे। दाजी को मैंने कहा कि मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी बात मान ली और ऐसे तुम मेरी बीवी बन गई और इस हूर को सिप्तैन के पल्ले बांध दिया। वैसे भी सिप्तैन की जिंदगी में तो कुछ था नहीं, वो हमारे टुकड़ों पे पल रहा है। दाजी की बात तो उसके लिए पत्थर पर लकीर होती है, वो कैसे इनकार करता। निम्रा आमिर को देखकर मुस्कुराई। इसे भी हूर पहले रोज से ही पसंद नहीं थी। हूर ने आंसू भरी नजरों से सिप्तैन को देखा। तुम्हें बेगुनाह साबित करके रहूंगा। सिप्तैन खामोशी से मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। नीचे सहन में दाजी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे शाम की चाय के घूंट ले रहे थे। उनके पास अमिश बेगम और रफिया बेगम भी मौजूद थीं। सिप्तैन ने सलाम किया, मोबाइल उनके सामने रखा और बगैर कुछ कहे रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। जैसे ही निम्रा की साजिश, आमिर की एतराफ़ी गुफ्तगू और सब हक़ाइक़ सामने आए, रफिया बेगम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दाजी आंखें बंद करके पूरी बात सुनते रहे और एकदम से खड़े हुए। उन्होंने मुलाजिम को इशारा किया। लम्हों में आमिर को वहां लाकर खड़ा कर दिया गया। उसकी बीवी भी पीछे पीछे आई। आमिर ने रिकॉर्डिंग सुनी, पहले झुठलाने की कोशिश की, मगर दाजी के सख्त लहजे और सिप्तैन की आंखों की संजीदगी ने उसे खामोश कर दिया। फिर आखिरकार उसने कहा, चलो मान लिया मैंने किया, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। आपने जो करना था कर तो लिया। इस बहाने आपके चहीते का भी निकाह हो गया। दाजी कुर्सी से उठे, उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। इतना घनौना खेल, घर की बच्ची की इज्जत खराब करने की कोशिश की। ऐसे शख्स की हमारे खानदान में कोई जगह नहीं है। अपनी बीवी को लो और दफा हो जाओ। मगर दादी, मिसेज उमर ने कुछ कहना चाहा। सब चुप थे। आमिर के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, मगर अब उसे कुछ कहने का हक नहीं था। दाजी ने हूर को बुलवाया, जो फासले से सबको देख रही थी। दाजी ने हाथ उसके सामने जोड़े। बेटा, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारा एतबार नहीं किया। अमिश बेगम भी आगे आईं, मगर हूर सिप्तैन के पीछे हो गई, जैसे इन सबसे मिलने से इनकार कर दिया हो। सिप्तैन ने उसकी बात समझते हुए उसे हाथ से पकड़ा और कमरे में ले आया। हूर बेयकीनी से सिप्तैन का चेहरा देख रही थी और फिर भागते हुए उसके सीने से लग गई। मेरी बेगुनाही साबित हो गई सिप्तैन, वो हिचकियों से रो रही थी। सिप्तैन ने नरमी से हूर की ठोड़ी थामी और उसकी झुकी नजरें उठाईं। अगर आज ये सबूत मुझे ना भी मिलते हूर सिप्तैन, तो मैं फिर भी तुम्हारा यकीन करता। सिप्तैन ने उसके माथे पर लब रखे। हूर की पलकों से आंसू निकलकर गालों पर फिसल गए। शुक्रिया सिप्तैन, मेरा यकीन करने का, मुझे इस बोझ से आज़ाद करने का, मेरी मदद करने का। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा मिसेज हूर सिप्तैन, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। सिप्तैन ने मुस्कुराकर कहा। कैसा साथ हूर? हूर ने नासमझी से पूछा।
मेरे साथ बारिश में भीगना पड़ेगा, मेरे साथ वक्त गुजारना पड़ेगा, मेरे हाथ की चाय पीनी पड़ेगी, मुझे अपनी खिलखिलाहटें सुनानी पड़ेंगी। हूर सिप्तैन की बातों पर खिलखिलाती चली। अल्लाह, आप बोलते भी हैं सिप्तैन? हाँ, लेकिन तुम्हें तो बस मैं काम करने वाला रोबोट लगता हूँ या सांवला सा। सिप्तैन ने नाराजगी से नहीं कहा था, बस मसनूई खफकी थी। हूर ने चौंक के उसे देखा। आपने मेरी बातें सुन ली थीं? हूर ने शर्मिंदा होकर कहा। वो मैंने गुस्से में कहा था, सच्चे दिल से नहीं कहा था। कैसा गुस्सा? सिप्तैन ने उसके गिर्द बाहें डाल दीं। आप ज्यादा वजीह हैं आमिर से, तो जब अनम या कोई और आपकी तारीफ करता था तो मैं गुस्से से कह देती थी सॉरी। हूर ने उसके दिल से आखिरी बात भी निकाल दी थी। शर्तें तुम्हारे सामने रखती हैं मैंने, देख लो, कबूल है तो माफी मिल जाएगी, सिप्तैन ने शरीर लहजे में कहा। मुझे आपका साथ और आपके साथ सब कबूल है सिप्तैन, क्योंकि आप मेरे मुहाफिज हैं। उसने अपने बाजू सिप्तैन के गले में डालकर एड़ी ऊंची करते उसके कान में सरगोशी करते हुए उसे उसके सब्र का फल दे दिया था।